हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके एंड जीएस स्पेशल होगा, यानी इस प्रैक्टिस सेट्स में आपको 20 जीके और जीएस के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, पीडीएफ के लिंक और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जब आपके लिए अरेंज किए जाते हैं उसके भी लिंक आपको वहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही साथ आपके सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं। सो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है उसे पढ़िएगा। लिखा गया है कि हु किल्ड महात्मा गांधी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हु किल्ड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया जाए कि नाथूराम गोडसे यानी आपके महात्मा गांधी की हत्या जो नाथूराम गोडसे ने की थी, तो वो उन्होंने कब की थी? ठीक है, तो वो 30 जनवरी 1948 को कहाँ पे? बिरला भवन में उन्होंने क्या किया था? गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बिरला भवन में क्या है? प्रार्थना सभा था, वहाँ प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? उन्हें गोली मार दिया था। ठीक है, तो ये कब किया था? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी कब? 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को उन्होंने इसकी महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, और कहाँ पे हत्या की थी? तो बिरला भवन में। यहाँ पे आप लिखिएगा बिरला भवन, बिरला भवन। ठीक है, बिरला भवन में उन्होंने उनको गोली मार की हत्या कर दी थी। समझ रहे हैं? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा गया कि हु कॉइंड दिस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था क्या? नहीं दिया था। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद ये बहुत ही कॉमन नारा है, जो कि आपको हर बार ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हर बार आपको ये सुनने के लिए मिलता होगा, और ये बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाते हैं ऑप्शन को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट नारा और किन्होंने दिया था उसके बारे में भी लिखेंगे, ताकि क्या हो, आपका कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपके भगत सिंह ने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो आपका यह हो गया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे महात्मा गांधी ने क्या दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या फिर मरो। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटे। क्या है? वेदों की ओर लौटो, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? तो उन्होंने दिया था डू एंड डाई, या फिर लिख सकते हैं करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एक दयानंद सरस्वती। ठीक है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? ये दिया था उन्होंने वेदों की ओर लौटे या फिर लौटो। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने नारा दिया था। समझ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया, क्या नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने क्या नारा दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो कुछ नारे इंपॉर्टेंट नारा और किन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा दिए गए थे उनके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया है, और कुछ दो हमने यहाँ पे लिखा है, और जो दो और भी हमने 2-3 बताया है उसको आप क्या कर सकते हैं? नोट करके भी रख सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज लेड बाई। एक और बात यहाँ पे सरस्वती का स्पेलिंग में भी कुछ गलत हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या है कि थर्ड, द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड बाई। ठीक है, द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज लेड बाई ऐसा लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सरस्वती का स्पेलिंग जो है उसको आप करेक्ट करके लिखिएगा, तो यहाँ पे हो सकता है SARASWATI। ठीक है, SARASWATI सरस्वती। ठीक है, इस तरीके से आप इसके स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें कि रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड बाई। रेड शर्ट मूवमेंट जो है वो किन के द्वारा चलाया गया था, यानी आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे, यानी वो किन के द्वारा मूवमेंट ये चलाया गया था। ठीक है, तो रेड शर्ट मूवमेंट तो था वो आपके
किनके द्वारा? तो खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा चलाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द टाइड इन द सी आर प्राइमरली ऑकर ड्यू टू। ठीक है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से होता है? ठीक है, तो समुद्र में अधिकांशतः जो ज्वार भाटा होता है, यानी आपके जो टाइड होते हैं, वो क्या होता है, किस कारण से होता है? तो वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ, मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है अर्थ पे, उस कारण से क्या होता है? ज्वार भाटा देखा जाता है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट जैसे आप पढ़ा होगा आपने कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हमेशा ग्रेविटी क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता रहता है, उनको क्या करता है? एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने तरफ वो खींचते रहते हैं। ठीक है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण क्या होता है? हमें ज्वार भाटा देखने के लिए मिलता है। तो क्या होगा? द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ मून ऑन द अर्थ, यानी मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगता है अर्थ पर, उसके कारण से हमें ये ज्वार भाटा दिखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपके जीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पे पढ़िएगा, इसको क्या लिखा गया है। देखिए जल्दी से आपको हम कवर करेंगे, जो जिसमें आपको थोड़ा सा अलग से भी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत रहेगी, वो हम आपको बताएंगे, नहीं तो सिंपल सा उसके आंसर और उसके सॉल्यूशंस को अच्छी तरीके से आपको बता के निकलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। सो क्वेश्चंस की मात्रा भी हमने आपको बढ़ाने का प्रयास किया है कि 20-20 क्वेश्चन देंगे, ताकि क्या हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केसेस ऑफ। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? ठीक है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे देखा गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा गया था? तो हरित क्रांति का इफेक्ट सबसे ज़्यादा गेहूं में देखा गया था, यानी गेहूं के खेती में इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, यानी इंडिया में जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, यानी स्टार्ट, वो कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1966 से 67 के दौरान। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, यानी सबसे ज़्यादा इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे ज़्यादा अधिक लाभ जो हुआ था, वो गेहूं को हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति जो भारत में थे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने इसे क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एयर डैश हवा डैश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़िएगा। एक्चुअल में एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस होते हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछ जाता है कि एयर इज ए कंपाउंड एलिमेंट और मिक्सचर, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो आप क्या लगाते हैं? मिक्सचर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मिक्सचर? क्योंकि इसमें जो होते हैं, हवा में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के गैसेस अलग अलग मिक्सचर्स में होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? एयर इज अ मिक्सचर। क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा रहा है कि एयर क्या है? एयर के पास वेट होता है, भार सहित होता है, या फिर रिमेन इन वैक्यूम में होता है, या फिर डज नॉट वेट, इसके पास वेट नहीं होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि एयर अगर मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस हैं, उसमें अगर आपके CO2 O2, आपके O3, यानी कह सकते हैं कि आप ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सभी चीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो सभी के ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सभी के क्या होते हैं? आपके अलग अलग भार हैं, अलग अलग उनके वजन है। तो जब सभी के वजन होंगे और ये सभी से मिलकर एयर बने होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एयर के पास भी कुछ अपना वेट जरूर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एयर के पास क्या आता है? हैज़ वेट। ठीक है, यानी भार सहित वो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 में पढ़िए क्या लिखा रहा है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो सोडियम का केमिकल सिंबल होता है आपका Na। क्या होता है? Na को क्या कहते हैं? हम सोडियम कहते हैं। ठीक है, तो और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में पढ़िए क्या लिखा गया कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स इज डैश। ठीक है, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट डैश कहलाते हैं। ठीक है, तो रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि रेड पिगमेंट जो आपके रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? ठीक है, तो रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ये आपके होते हैं किस कारण से? तो ये आपके हेमोग्लोबिन के कारण से होते हैं। किस कारण से? हेमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है, या फिर आपके जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं आपके रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन ही कहते हैं। ठीक है, रेड पिगमेंट अगर आपके जो ब्लड में पूछा जाए कि ब्लड में जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। और वो किस कारण से भी होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि उसे हेमोग्लोबिन के कारण से भी होते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल कहिए कि रेड ब्लड सेल जो आपके कॉर्पोसेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो आपके हेमोग्लोबिन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने आपको बताया है,
नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे लिखा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिनोटेड बाई, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH माइनस होता है, ठीक है, और कैल्शियम में जो चार्ज लगता है वो Ca+2 होता है, ठीक है, कैल्शियम पे +2 चार्ज आता है और आपका हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जिसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इनके जो पावर होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यह फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको, टोबैको का मेन मुख्य कंपोनेंट यानी मुख्य उसका घटक कौन सा होता है। तो टोबैको का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, निकोटीन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर लिखा जाए कि डायमंड ग्रेफाइट आर, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि डायमंड ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एलोट्रॉप्स होते हैं किसके, कार्बन के। यहाँ पे लिख देते हैं हम कार्बन के एलोट्रॉप्स, किसके एलोट्रॉप्स होते हैं, तो ये आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दें कि डायमंड और ग्रेफाइट में कंडक्टर कौन सा होता है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में आपके ग्रेफाइट जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और डायमंड क्या होता है, आपका नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका स्लिपरी नेचर का होता है और डायमंड जो होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट नेचर का होता है। सॉरी, गलती बोल दिया हमने, आपका डायमंड जो होता है वो बहुत हार्डेस्ट नेचर का होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। और कहे तो ग्रेफाइट जो होता है वो आपका क्या होता है, स्लिपरी होता है। और इसी स्लिपरी कंडीशन के कारण, इसी स्लिपरी होने के कारण इसे हम ग्रेफाइट को यानी लुब्रिकेंट के रूप में हम यूज करते हैं। और डायमंड को हम हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस एक और होता है जिसका नाम होता है कार्बोरेंडम, ठीक है, उसके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, कार्बोरेंडम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द रिएक्शन बिलो। नीचे वाले गिवन रिएक्शन में एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन रिएक्शन में एक्स का वैल्यू अब क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये एक रिएक्शन है। आपने ये देखिए, आपको पता हो कि एमआर में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार के आपके जो रिएक्शन है वो क्लास 9 10th में आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। सो इसी कारण से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का समीकरण क्या होगा, देखिए सोडियम कार्बोनेट है और HCl है, सही है, ठीक है। ये बेस और क्या है, आपके एसिड बेस है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन करवा जा रहा है तो यहाँ पे CO2 और H2O निकल रहा है। तो यहाँ पे एक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स होगा, यहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स होगा वो आपका होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ NaCl। क्या होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, सॉल्ट है। NaCl के बारे में आपने जाना होगा, NaCl क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। तो आपका एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया तो आपका क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, प्लस आपका CO2 प्लस H2O क्या हुआ वहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपने कह सकते हैं कि आपने नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ा होगा या फिर टाट्रेशन, एग्जैक्ट नाम अभी हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या पता है, एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवा के क्या बनाते हैं, हम सॉल्ट बनाते हैं, प्लस उसमें आपका CO2 और H2O क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये आपका बेस है, ये एसिड है, इसको मिला के हमने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, प्लस CO2 H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या जानते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा बात है कि आप उसको याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन अगर नेक्स्ट आपको मिले कुछ दूसरा उसमें एलिमेंट हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले CO2 और H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन निकल के क्या बनेगा, आपका NaCl बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 और यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन वाला कंपोनेंट हट जाएगा, हाइड्रोजन वाला कंपोनेंट हट जाएगा और यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा और इसके साथ जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट के साथ मिलकर क्या रहेगा, हमारा नया प्रोडक्ट जो होगा यानी जो आपका सॉल्ट होगा वो फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा जा रहा है उसे पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। Mg3PO4 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे क्या होगा, Mg+2 होता है और PO4 क्या होता है, 3 माइनस होता है या फिर -3 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मिलकर बनाता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ये आपका बनाता है Mg3PO4 होल ट्वाइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस, सही है। Mg3PO4 होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14th, क्या है 14th नंबर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है।
तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके मोलिकुलर वेट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो सभी का हमें एटॉमिक वेट अगर पता रहेगा तो हम इसके मोलिकुलर वेट को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर कितना होता है, सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो ठीक है, सल्फर का क्या है, सल्फर का क्या होता है मोलिकुलर वेट, तो सल्फर का वेट होता है आपका 32। क्या होता है 32, 16 नंबर पे आता है, तो क्या होता है उसका मोलिकुलर वेट हो जाता है आपका 32, 16 दूना 32 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसमें O4 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो 4 का कितना हो गया, 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम तो 4 5 6 और ये क्या हो गया 7 8 हो गया, और यहाँ पे आ गया 6 3 9 हो गया, यानी इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, मोलिकुलर वेट आपका हो गया 98। क्या हो गया 98 हो गया। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो आप इस क्या कीजिएगा, इस ऑप्शन को अरेंज करके लिख लीजिएगा, सही से करेक्ट करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे लिखा गया है क्या, उसे पढ़िएगा। तो नंबर 15 में लिखा गया है कि फर्मेंटेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेशन बना, ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या बनाता है इनमें से, तो फर्मेंटेशन का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो फर्मेंटेशन से क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल। ठीक है, पेंसिल में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंसिल में क्या यूज करते हैं, पेंसिल में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल, तो पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 नंबर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे जानते हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम जॉन मेंडल को नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है, निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग होने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाद बाकी सभी जो है आपके एक बार यूज करने के बाद दोबारा उससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ बॉडी इन मोशन इज कैलकुलेटेड बाई, किसी भी आप बॉडी के स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड देखिए आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी उस बॉडी के जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितने समय में ट्रैवल किया उसका क्या कर दे हम भाग कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बॉडी जितने समय में कुछ मान लीजिए t इक्वल टू 5 सेकेंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या होगा, उस बॉडी का स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स ऑकर। ठीक है, सोलर इक्लिप्स कब ऑकर होता है। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स कब ऑकर होता है आपका, तो सोलर इक्लिप्स ऑकर होता है मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब आपका मून जो होता है यानी चंद्रमा जो होता है वो आपका सन और अर्थ के बीच में जब चला आता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा सोलर इक्लिप्स ऑकर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ चुका है कि सोलर इक्लिप्स कब आएगा, कब ऑकर होगा, जब आपका चंद्रमा जो है वो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा तब, यानी उनके बीच में आ जाएगा तब। ठीक है, तो ये क्या थे आपके आज के 20 क्वेश्चन से जो कि हमने आपको यहाँ बताया है नेवी एमआर के रिगार्डिंग। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली जैसे ही पीडीएफ अपलोड होते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो गया हो, हमारे द्वारा भी कोई गलती हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि उसको सुधार कर आपको बता दिया जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।